नमस्कार। मेरे इस नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं बीए पार्ट 1 सेकेंड सेमेस्टर में राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत सेकेंड पेपर, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक विकास से संबंधित है, उसमें क्रांतिकारी आंदोलन पर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी आंदोलन की क्या भूमिका रही है, इसके उदय के क्या कारण रहे हैं, क्रांतिकारी आंदोलन के क्या कार्यक्रम रहे हैं, इनके साधन क्या रहे हैं, क्रांतिकारी आंदोलन का कैसे विकास हुआ है और इसका क्या परिणाम रहा है, इस पर हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी आंदोलन की भूमिका और उसके महत्व। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश शासन की दमनात्मक या अत्याचारी नीति के कारण 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में राष्ट्रीय जागृति की जो लहर आई, वह आगे चलकर दो धाराओं में बढ़ गई। एक धारा उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा की थी। इस विचारधारा का नेतृत्व लाल, बाल और पाल, जो कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के द्वारा किया गया। ये लोग लोक साधनों में विश्वास रखते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते थे। वहीं एक और विचारधारा थी जो कि क्रांतिकारियों की थी। इस धारा के जो समर्थक थे उसमें प्रमुख रूप से विनायक दामोदर सावरकर, चापेकर बंधु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु, भूपेंद्र नाथ दत्त इत्यादि क्रांतिकारी थे। इस धारा के समर्थक हिंसात्मक साधनों जैसे हिंसा, राजनीतिक डकैतियाँ, कत्ल और आतंकवादी साधनों में विश्वास रखते थे और इन्हीं साधनों के माध्यम से भारत को स्वाधीन कराना चाहते थे। अब यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के क्या कारण थे। यहाँ हम देखते हैं कि जिन कारणों से उग्रवादी विचारधारा का जन्म हुआ, लगभग उन्हीं कारणों से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद या क्रांतिकारी आंदोलन का भी उदय हुआ। सेडिशन कमेटी 1918 में एक रिपोर्ट सरकार को देती है, जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के लिए निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी माना जा सकता है। इसमें जो सबसे पहला कारण था वह था मध्यम वर्ग का आंदोलन। यह माना जाता है कि क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले बंगाल में मध्यम वर्ग के पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त नव युवकों द्वारा किया गया था। जो दूसरा कारण है वह है भारतीयों में आर्थिक असंतोष, आर्थिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष किसी भी क्रांति को जन्म देने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। ये शिक्षित नवयुवक बेरोजगारी, नौकरियों में जातीय भेदभाव, भूख और गरीबी में पल रहे थे। उनका शोषण किया जा रहा था। अंग्रेज़ों की अत्याचारपूर्ण, कर की अन्यायपूर्ण नीति से वे त्रस्त थे और इन सभी के लिए वे ब्रिटिश शासन को ही उत्तरदायी मानते थे और वो चाहते थे कि इसका विरोध किया जाए और इसके लिए उन्होंने हिंसात्मक उपायों को अपनाया।
एक और जो प्रमुख कारण था क्रांतिकारी आंदोलन के उदय का, वह था लॉर्ड कर्जन की अत्याचारी नीति। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के लिए एक तरह से कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कारण लॉर्ड कर्जन का अत्याचारी शासन ही है। लॉर्ड कर्जन ने अपने शासनकाल में कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, प्रशासकीय गोपनीयता अधिनियम इत्यादि अनेक अत्याचारी कानून बनाए थे। उसने ऐसे अनेक कार्य किए थे जिसके कारण स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में कोई प्रयास करना तो दूर, स्वतंत्रता का नाम लेना भी अपराध हो गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार का मात्र एक ही उद्देश्य था कि भारतीय जनता को आतंकित करो और उनका शोषण करो, जिसके कारण भारतीयों के मन में असंतोष था और इस स्थिति से मुक्त होने के लिए उन्होंने क्रांतिकारी साधनों को अपनाया। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण उदारवादियों की असफलता भी थी। उदारवादियों के संवैधानिक साधनों जैसे प्रार्थना पत्र, प्रतिनिधि मंडल, स्मृति पत्र इत्यादि बहुत प्रभावी नहीं हो रहे थे। उदारवादियों की इस असफलता ने भी इन नवयुवकों को हिंसा द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों से प्रतिशोध लेने की नीति भी क्रांतिकारी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारण था। ब्रिटिश शासन के अत्याचारों, लॉर्ड कर्जन की अत्याचारी नीति इत्यादि के कारण क्रांतिकारियों के मन में ब्रिटिश शासन से बदला लेने की भावना जागृत हो चुकी थी और जिसके कारण वो क्रांतिकारी रास्ते पर चल पड़े। एक और जो प्रमुख कारण है वह है पश्चिम में क्रांति का जो प्रभाव था वो भारत में भी पड़ रहा था। पश्चिम के देशों जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका और आयरलैंड की क्रांतियों ने भारत के नवयुवकों को सिखाया कि आज़ादी की कीमत खून से चुकानी पड़ती है और इस प्रकार उपयुक्त कारणों से आज़ादी के ये दीवाने क्रांतिकारी पिस्तौल, बंदूक, बम इत्यादि लेकर मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए घर छोड़कर निकल पड़े। वे आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे। अब हम लोग कुछ चर्चा क्रांतिकारियों के कार्यक्रम पर भी कर लेते हैं। क्रांतिकारियों के जो प्रमुख कार्यक्रम थे वो थे कि समाचार पत्रों के माध्यम से भारतीयों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा उत्पन्न की जाए। संगीत, नाटक और साहित्य के माध्यम से बेरोजगारी और भूख से पीड़ित भारतीयों को निडर बनाकर उनमें मातृभूमि और स्वतंत्रता के प्रति प्रेम की भावना जागृत की जाए। सरकार को वंदे मातरम के प्रदर्शनों और अन्य प्रकार के आंदोलनों में उलझाकर रखा जाए। इसके साथ ही नवयुवकों को संगठित करके उन्हें हथियार चलाने इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाए और कठोर अनुशासन की शिक्षा दी जाए। साथ ही बंदूक, पिस्तौल, बम जैसे अस्त्र चोरी छिपे या विदेशों से मंगवाए जाएं और उन्हें क्रांतिकारियों को सौंपा जाए। साथ ही अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पैसे की व्यवस्था की जाए। इसके लिए चंदा, दान, राजनीतिक डकैतियों इत्यादियों के जरिए धन एकत्र किया जाए। क्रांतिकारियों ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बम, पिस्तौल, बंदूक, सशस्त्र डकैती, गोलीबारी, सरकारी खजाने की लूट, राजनीतिक हत्या इत्यादि साधनों का खुलकर प्रयोग किया। ये मानते थे कि ब्रिटिश शासन गूंगा एवं बहरा है और इसीलिए बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज़ की आवश्यकता होती है।
अतः वे इन साधनों को आवश्यकता अनुसार अपनाकर ब्रिटिश शासकों के मन में भय और आतंक उत्पन्न करके ब्रिटिश शासन का अंत करना चाहते थे। अब हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन की प्रगति या कहा जाए क्रांतिकारियों के जो क्रियाकलाप थे उन पर भी चर्चा करते हैं। हम ये देखते हैं कि भारत में क्रांतिकारियों के क्रियाकलापों का एक लंबा और गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। यह इतिहास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ होकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख स्तंभ बना रहा। इस आंदोलन की प्रथम कड़ी एक तरह से कहा जाए तो सन 1857 की वह असफल क्रांति थी जो भारत की जनता के द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध की गई थी। उसके बाद 1872 में पंजाब के कूका नामक नामधारी सिखों ने देश की स्वाधीनता के लिए आंदोलन चलाया। यह सिख समुदाय की अत्यधिक शोचनीय आर्थिक स्थिति से चिंतित था। इसके बाद 1879 में पूना में वासुदेव बलवंत फड़के ने भारत में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध खुला विद्रोह करने के लिए सरकारी खजाने को लूटकर धन एकत्र किया और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रचार करना प्रारंभ किया। इसी बीच 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके कारण कुछ समय के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में एक शिथिलता आ गई और लगभग 10 वर्षों तक यह स्थिति बनी रही। परंतु 22 जून 1897 को महाराष्ट्र के महान क्रांतिकारी दामोदर चापेकर ने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड के अत्याचारों के कारण उसको व उनके सहयोगी लेफ्टिनेंट आरेस्ट को गोली मार दी। इस अभियोग में सरकार के द्वारा चापेकर बंधुओं को फांसी पर लटका दिया गया। सरकार के इस कार्य से न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक असंतोष की लहर दौड़ गई। इन क्रांतिकारी घटनाओं के कारण क्रांतिकारी आंदोलन अत्यंत उग्र होता गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में सन 1905 में यह आंदोलन और उग्र हो गया। क्रांतिकारी आंदोलन देश की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में परिवर्तित होने लगा और यह 1946 तक निरंतर चलता रहा। इस आंदोलन को हम अध्ययन की सुविधा के लिए 3 कालों में विभाजित कर सकते हैं। पहला सन 1906 से लेकर 1914 तक का काल, दूसरा 1915 से 1932 तक और तीसरा 1939 से 1946 तक। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं पहले काल 1906 से 1914 तक की महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटनाओं की। इसकी शुरुआत सबसे पहले बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन से शुरू हुई और इसमें महत्वपूर्ण योगदान खुदीराम बोस का था। यहाँ पर इस आंदोलन का नेतृत्व वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, खुदीराम बोस जैसे नेताओं ने किया। वारिंद्र कुमार घोष ने अनुशीलन समिति नामक पाश्चात्य ढंग की क्रांतिकारी संस्था स्थापित की। यहाँ तक कि युगांतर और संध्या नामक 2 समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार की आलोचना की जाने लगी। इन संस्थाओं की गतिविधियां गुप्त रखी जाती थी। इन नेताओं ने कहा कि पूरे देश में अंग्रेजों की संख्या 1.5 लाख है और प्रत्येक जिले में इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है। यदि हम अपने संकल्प में दृढ़ हैं तो एक ही दिन में ब्रिटिश शासन को जड़ से समाप्त किया जा सकता था। इनका मानना था कि अपने प्राण दे दीजिए,
पर प्राण देने से पहले अंग्रेजों के प्राण ले लीजिए। बंगाल में क्रांतिकारी क्रियाकलापों का वास्तविक प्रारंभ 6 दिसंबर 1907 को मिदनापुर के निकट गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग को बम से उड़ा देने के षड्यंत्र से हुआ। इसी वर्ष 23 दिसंबर 1907 को ढाका के भूतपूर्व मजिस्ट्रेट मिस्टर एलन को फरीदपुर जिले के स्टेशन पर गोली मार दी गई। 30 अप्रैल 1908 को मिस्टर किंग्सफोर्ड की हत्या करने का काम खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चैकी नामक 2 क्रांतिकारियों को सौंपा गया। पूर्व योजना के अनुसार मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की कार पर बम फेंककर हत्या का प्रयास किया गया, परंतु संयोगवश वे उस कार में नहीं थे। उनके स्थान पर कार में बैठे अंग्रेज कैनेडी दंपत्ति मारे गए। पुलिस ने इनका पीछा किया और प्रफुल्ल चैकी ने पुलिस से बचने के लिए अपने को गोली मार ली, परंतु खुदीराम बोस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 11 अगस्त 1908 को निर्दयी अंग्रेज सरकार ने 18 साल के युवा खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया। खुदीराम बोस के इस बलिदान ने बंगाल को झकझोर कर रख दिया। इसी बीच 10 नवंबर 1908 को कन्हई लाल और सत्येंद्र नाथ नामक 2 क्रांतिकारियों को सरकारी गवाह नरेंद्र स्वामी की हत्या के आरोप में फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद अलीपुर केस में पुलिस द्वारा कलकत्ता में क्रांतिकारियों के विशाल षड्यंत्र का पता लग जाने पर अरविंद घोष और उनके भाई वारिंद्र कुमार घोष तथा हेमचंद्र दास सहित 39 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। षड्यंत्र के मुकदमों की सुनवाई के समय अदालत के बाहर निकलते समय एक सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी गई। तो ये था बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के कुछ क्रियाकलाप। इसी तरह महाराष्ट्र में भी क्रांतिकारी आंदोलन हुआ। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन के नेता श्याम कृष्ण वर्मा, सावरकर बंधु, चापेकर बंधु इत्यादि थे। इन नेताओं की शिक्षा थी कि प्राण देने से पूर्व प्राण ले लीजिए। अभिनव भारत समिति महाराष्ट्र की प्रमुख क्रांतिकारी संस्था थी। सन 1899 में कमिश्नर रैंड और आर्यस्ट की हत्या से आतंकवाद का प्रारंभ होता है। इस घटना के बाद श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन चले गए, क्योंकि कमिश्नर रैंड की हत्या में श्याम जी कृष्ण वर्मा का भी नाम बताया जाता था। सावरकर बंधुओं ने सन 1900 में मित्र मेला नामक संगठन बनाया और इस संगठन के द्वारा एक क्रांतिकारी संगठन का विस्तृत रूप ले लिया गया। बाद में इसका नाम अभिनव भारत समाज कर दिया गया। इस संगठन की शाखाएं पूरे महाराष्ट्र में फैली हुई थी। सन 1906 में विनायक दामोदर सावरकर भी लंदन चले गए। वे वहां श्याम जी कृष्ण वर्मा के साथ क्रांतिकारी क्रियाकलापों में संलग्न हो गए। ये दोनों मिलकर लंदन से अपने क्रांतिकारी संदेश और साहित्य दामोदर सावरकर के भाई गणेश सावरकर को भारत भेजा करते थे। इसी क्रम में सन 1909 में गणेश सावरकर को पिस्तौल का एक पार्सल भेजा गया, परंतु वह पार्सल प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि 2 मार्च 1909 को सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस मुकदमे की सुनवाई के पश्चात बम्बई उच्च न्यायालय के द्वारा 9 जून 1909 को गणेश सावरकर को आजीवन निर्वासन या काले पानी का दंड दिया गया। इसके प्रतिशोध स्वरूप नासिक के जिलाधीश मिस्टर जैक्सन को 21 दिसंबर 1909 को गोली मार दी गई। इस अपराध के लिए ढींगरा, मदन लाल ढींगरा, जिनका पूरा नाम था, 16 अगस्त 1909 को उनको फांसी दे दी गई। नवंबर 1909 में लॉर्ड मिंटो की गाड़ी को बम से उड़ा देने का प्रयास किया गया, लेकिन समय पर बम न फटा, जिसके कारण वे बच गए। पंजाब में भी और मद्रास में भी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की गूंज होने लगी थी। पंजाब में लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल आदि ने क्रांतिकारी संगठन में भाग लिया। पंजाब में कूकों के स्वाधीन आंदोलन के पश्चात
बंगाल और महाराष्ट्र की भांति गुप्त क्रांतिकारी समितियों का गठन नहीं हुआ, परंतु सरकार की भूमि संबंधी नीति के कारण जनता में तीव्र आक्रोश था। इसीलिए अजीत सिंह और सूफी अम्बा प्रसाद ने मिलकर सन 1907 को भारत माता सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था का गठन किया। इस संस्था के सदस्यों ने क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार करते हुए शासन के विरुद्ध कार्य किए। मद्रास में अरविंद घोष के विरुद्ध गवाही न देने के कारण सन 1907 में बिपिन चंद्र पाल को गिरफ्तार कर 6 माह का कारावास दिया गया। जेल से जब वे मुक्त हुए तो उनके स्वागत में एक सभा का आयोजन किया गया। सरकार ने सभा के आयोजकों पर स्वराज का ध्वज लगाए जाने तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने का आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उपद्रव हुए और इस उपद्रव का दमन करने के लिए सरकार ने अनेक उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तारियों का विरोध करते हुए 10 जून 1911 को क्रांतिकारियों ने तिरुनेलवेली के मजिस्ट्रेट को गोली से उड़ा दिया। केवल भारत में ही नहीं बल्कि हम देखते हैं कि विदेशों में भी भारतीय क्रांतिकारी सक्रिय थे। लंदन में इंडिया हाउस से क्रांतिकारी आंदोलन चलाया जाता था। श्याम कृष्ण वर्मा तथा विनायक सावरकर ने लंदन से ही अपनी गतिविधियों को संचालित किया था। विनायक दामोदर ने होम रूल सोसाइटी के एक सदस्य ढींगरा से सन 1909 में करजन विली को गोली से उड़वा दिया। इस अपराध पर ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया। विनायक दामोदर को लंदन पुलिस ने गिरफ्तार कर मुंबई भेज दिया, परंतु रास्ते में वे जहाज़ से कूद पड़े और तैरते हुए फ्रांस के मर्सलीज पहुँचे। फ्रांसीसी मल्लाहों ने उन्हें वो एक बार पुनः अंग्रेज़ों को सौंप दिया। इसके पश्चात अंग्रेज़ों ने न केवल उन्हें भारत लाए और बल्कि आजीवन कारावास का दंड दिया और काले पानी की सज़ा दी। इसी प्रकार फ्रांस, पेरिस, सैन फ्रांसिस्को तथा न्यूयॉर्क नगर क्रांतिकारियों के केंद्र बन गए थे। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि के दौरान लाहौर षड्यंत्र केस हुआ। इसमें क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सैनिक विद्रोह की तैयारियां प्रारंभ की। लाला हरदयाल ने जर्मनी जाकर कैसर विलियम द्वितीय से वार्ता करने के बाद बर्लिन में कार्यरत भारतीय स्वाधीनता समिति के सदस्यों में चंपक रमण पिल्लई, वारिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, डॉक्टर प्रभाकर, रास बिहारी बोस, बागी करतार सिंह आदि से परामर्श करके संपूर्ण देश में 21 फरवरी 1915 को सशस्त्र विद्रोह करने की योजना बनाई। लेकिन देशद्रोही कृपाल सिंह द्वारा पंजाब पुलिस को इस संपूर्ण योजना की जानकारी दे दी गई। परिणामस्वरूप पुलिस ने एक एक करके 61 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया गया। ये संपूर्ण घटना लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। इस अपराध में 24 क्रांतिकारियों को मृत्युदंड और शेष को काले पानी की सजा दी गई। फरवरी 1920 में जेल से रिहा होने के बाद सचिंद्र ने भारत के समस्त क्रांतिकारी दलों को एक बार पुनः संगठित करने का काम किया और हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना की। इस क्रांतिकारी दल द्वारा सशस्त्र क्रांति के उद्देश्य से भारी मात्रा में शस्त्र खरीदे गए। इन शस्त्रों का भुगतान करने के लिए लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्थान पर रेलगाड़ी से सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई गई। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार 9 अगस्त 1925 को रात के 8 बजे रेलगाड़ी में बैठे 10 सशस्त्र क्रांतिकारियों ने जंजीर खींचकर काकोरी नामक स्थान, जो कि लखनऊ के पास स्टेशन है, वहाँ पे गाड़ी को रोक लिया और सरकारी खजाने को लूटकर गायब हो गए। यह पूरा कांड पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुआ और यह कांड भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काकोरी कांड के नाम से विख्यात हुआ। इस कांड में पुलिस के द्वारा 40 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। इनमें प्रमुख रूप से थे राम प्रसाद बिस्मिल,
राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, सचिंद्र सान्याल इत्यादि थे। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला को फांसी, सचिंद्र सान्याल तथा बख्शी को काले पानी तथा अन्य को 14 वर्ष एवं 10 वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया गया। क्रांतिकारी आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव आदि की भी थी। क्रांतिकारियों के इन कार्यों के कारण चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी या हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ नामक क्रांतिकारी संगठन जो था उसको बदलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक दल और बाद में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना रख दिया। 10 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जब जुलूस निकाला गया और इस जुलूस का नेतृत्व शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध वयोवृद्ध नेता लाला लाजपत राय द्वारा किया जा रहा था, तब अंग्रेज पुलिस कप्तान सैंडर्स के द्वारा उन पर लाठी से प्रहार किया गया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। यह एक राष्ट्रीय शोक और अपमान का दिन था, इसीलिए क्रांतिकारियों ने इसका प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। 17 दिसंबर 1928 को क्रांतिकारियों के द्वारा गोली मारकर सैंडर्स की हत्या कर दी गई। इसके बाद 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। जनता इस बिल के विरुद्ध थी। सदन में इस विधेयक को अस्वीकृति निश्चित थी, लेकिन गवर्नर अपनी विशेष शक्ति के द्वारा इसे पास करा लेना चाहते थे, जिसका विरोध करने के लिए बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई और बम फेंककर वो भागे नहीं बल्कि स्वयं को गिरफ्तार भी करा लिया। उन्होंने बम फेंकने के साथ ही इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा लगाया। बम के साथ जो पर्चे फेंके गए थे वो किसी को मारने के उद्देश्य से नहीं फेंके गए थे, बल्कि वह ब्रिटिश शासन को चेतावनी देने के उद्देश्य से फेंके गए थे। और उस पर्चों में लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता होती है। अगर ये दोनों क्रांतिकारी चाहते तो भाग सकते थे, परंतु पूर्व निश्चय के अनुसार उन्होंने भागने के बजाय स्वयं को गिरफ्तार करा लिया। इन दोनों पर मुकदमा चलाया गया। बम फेंकने के अपराध में 12 जून 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। परंतु इस समय तक सैंडर्स की हत्या का रहस्य खुल चुका था, जिससे इनके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सभी मुकदमे की सुनवाई के दौरान भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते तथा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और मेरा रंग दे बसंती चोला जैसे क्रांतिकारी और देशभक्तिपूर्ण गीत गाया करते थे। यहाँ तक कि जेल में किए जाने वाले दुर्व्यवहार और अमानवीय स्थिति को सुधारने के लिए क्रांतिकारियों ने ही जेल में अनशन प्रारंभ किया। 64वें दिन अनशन के क्रांतिकारी जतिन दास की मृत्यु हो गई। इस दुखद समाचार को सुनकर भारत की जनता बहुत दुखी हुई। अंततः 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और शिवराम को मृत्युदंड देकर फांसी पर चढ़ा दिया गया। यहाँ तक कि इनके शवों को रात्रि में ही फिरोजपुर में जला दिया गया। साथ ही अन्य साथियों को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। इनके इस बलिदान से संपूर्ण देश में शोक की एक लहर दौड़ गई। इसी कड़ी में क्रांतिकारी आंदोलन के घटना चक्र में चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान भी महत्वपूर्ण है। सरकार के द्वारा जब भगत सिंह को फांसी दे दी गई
उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी कांड में भी सम्मिलित थे, परंतु वे पकड़े जा नहीं सके थे। आज़ाद ने सरदार भगत सिंह को जेल से रिहा कराने की भी योजना बनाई थी, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली थी। भगत सिंह की फांसी के बाद आज़ाद और यशपाल ने 23 दिसंबर 1929 को वायसराय लॉर्ड इरविन की गाड़ी को बम धमाके से उड़ा देने का प्रयत्न किया। गाड़ी के डिब्बे चकनाचूर हो गए, परंतु वायसराय बच गए थे। आंदोलन की बागडोर हाथ में आने पर 17 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने एक साथी सुखदेव के साथ बैठे एक योजना बना रहे थे कि अचानक किसी मुखबिर की सूचना से वहाँ पुलिस पहुँच गई। पुलिस ने चंद्रशेखर आज़ाद को घेर लिया। आज़ाद ने भी जमकर अंग्रेज़ सिपाहियों और पुलिसकर्मियों का सामना किया, परंतु जब चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल में केवल एक गोली बची थी और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी भी जीवित पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे, तो उन्होंने स्वयं को गोली मार ली और स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। क्रांतिकारी आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की बात न हो तो उसके बिना क्रांतिकारी आंदोलन अधूरा माना जाएगा। प्रारंभ से ही क्रांतिकारी विचारधारा के पोषक और 21 वर्ष की आयु में IAS परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने सरकारी सेवा से त्यागपत्र देकर असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण ही सन 1929 में उन्हें 6 माह के कठोर कारावास का दंड भी दिया गया। सुभाष चंद्र बोस की क्रांतिकारी विचारधारा और गतिविधियों के कारण सन 1940 के अंतिम दिनों में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अपना सबसे प्रमुख शत्रु मान लिया और सरकार ने उन्हें उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया। परंतु 16 जनवरी 1941 को वे पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर पठान के बेस में कलकत्ता से बाहर निकल गए और काबुल इटली होते हुए जर्मनी पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट हिटलर से हुई। हिटलर ने उन्हें हर प्रकार की सहायता देने का वचन दिया। जो भी भारतीय सैनिक इटली और जर्मनी के हाथ में पड़ गए, उन सभी को एकजुट कर उन्होंने एक मुक्ति सेना बनाई। उन्हीं दिनों भारत के महान क्रांतिकारी नेता रासबिहारी बोस जापानी बनकर जापान में रह रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ देने के लिए जापान युद्ध में शामिल हुआ, तो इसे उन्होंने अपने लिए एक उपयुक्त अवसर माना और इस अवसर का लाभ उठाते हुए 28 मार्च 1942 को टोक्यो में सभी भारतीय नेताओं का सम्मेलन आमंत्रित किया गया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई और आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की गई। इस फौज में 50,000 भारतीय सिपाही भर्ती हो गए। सेना के गठन के समय यह प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत की स्वतंत्रता के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य के लिए आज़ाद हिंद सेना का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जून 1942 में रासबिहारी बोस की अध्यक्षता में भारतीयों के एक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को टोक्यो आने का निमंत्रण दिया गया। सुभाष चंद्र बोस अनेक रुकावटों को पार करते हुए 20 जून 1943 को टोक्यो पहुँचे। रासबिहारी बोस के अत्यधिक वृद्ध हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर में लाखों लोगों के स्वागत का उत्तर देते हुए अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा था कि हमारी प्रत्येक लड़ाई साम्राज्यवाद के विरुद्ध है, चाहे वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद हो या जापानी। साथियों, हमारा नारा एक होना चाहिए और वह नारा है दिल्ली चलो। आज मैं आपको भूख, प्यास, घोर युद्ध और कठिनाइयों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकता। स्वतंत्रता के इस अभियान में हम में से कौन जीवित रहता है और किसे मृत्यु आती है, यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। हमें अपना सर्वस्व बलिदान कर देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करना है। उन्होंने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में 21 अक्टूबर 1943 को
उन्होंने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा करते हुए नई सरकार के अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण की, जिसे जापान, जर्मनी, बर्मा, फिलीपींस, कोरिया, इटली और आयरलैंड जैसे देशों ने मान्यता भी दे दी। 7 फरवरी 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सेना पर आक्रमण करके अराकान मोर्चे पर विजय प्राप्त कर ली। यह आज़ाद हिंद फौज की प्रथम विजय थी। इसके पश्चात सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सेना ने कई भारतीय प्रदेशों को अंग्रेज़ों के आधिपत्य से मुक्त कराया और उन पर भारतीय ध्वज फहराया। मार्च 1944 तक आज़ाद हिंद सेना इम्फाल तक पहुंच गई। आज़ाद हिंद फौज की इस विजय के समाचारों से भारत में एक विचित्र उमंग और उत्साह की लहर दौड़ गई थी। सभी को ऐसा लगने लगा था कि अब आज़ाद हिंद फौज भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त करा लेगी, परंतु दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि सितंबर 1944 को इटली द्वारा आत्मसमर्पण कर देने के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा अपनी उपस्थिति मजबूत कर लिए जाने के कारण जापान अपनी रक्षा व्यवस्था में लग गया, जिसके कारण भारत और बर्मा की सीमा पर युद्धरत आज़ाद हिंद सेना को भोजन और आवश्यक शस्त्र उपलब्ध नहीं हो सके। और जब 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 बड़े नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया, जो कि परमाणु बम था, उसके बाद जापान ने भी समर्पण कर दिया। जर्मनी पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका था। ऐसी परिस्थितियों में सुभाष चंद्र बोस ने अपने को भूमिगत कर लिया और कहा जाता है कि एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। आज़ाद हिंद फौज के अनेक सैनिक और अधिकारी बंदी बना लिए गए, जिन पर दिल्ली के लाल किले में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसमें सबसे प्रमुख रूप से थे कैप्टन शाहनवाज, कैप्टन जी.के. सहगल, लेफ्टिनेंट गुरबख्श सिंह ढिल्लन इत्यादि। जनता ने इन लोगों की मुक्ति की मांग की। नवंबर 1945 में अभियोग प्रारंभ हुआ। इनके कानूनी बचाव का कार्य कांग्रेस के निर्देशन में तेज बहादुर सप्रू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू और आसफ अली को सौंपा गया। भूलाबाई देसाई ने अदालत के सामने जोर देकर कहा कि किसी भी परतंत्र देश का ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध हथियार उठाकर लड़े। यद्यपि आज़ाद हिंद फौज अपने लक्ष्य में सफल तो नहीं हो सकी, परंतु सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सेना द्वारा लड़े गए युद्ध ने भारत को स्वतंत्रता के निकट पहुंचा दिया था। एक तरह से कहा जाए तो 1857 की क्रांति के बाद आज़ाद हिंद फौज का विद्रोह एक सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह था, जिसमें इतने अधिक लोगों ने एक साथ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसी कड़ी में अंतिम में हम जल सेना के विद्रोह की भी थोड़ी चर्चा करेंगे। लंबी अवधि से चलने वाले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और आज़ाद हिंद सेना के अनुकरणीय प्रयासों से भारतीय सैनिकों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो गया था। 1942 से 45 की अवधि में थल सेना और वायुसेना द्वारा असंतोष का पर्चा दिया गया, परंतु सन 1946 के वर्ष में तो यह असंतोष स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ गया। 20 जनवरी 1946 को वायुसेना के सैनिकों ने हड़ताल कर दी, जो शीघ्र ही बम्बई, लाहौर और दिल्ली तक फैल गई। इस हड़ताल में 2000 से भी अधिक वायुसैनिक हड़ताल पर रहे। इसके पश्चात वास्तविक विद्रोह तो जल सेना का हुआ, जिन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के जाति विभेद पर आधारित दुर्व्यवहार और भेदभावपूर्ण नीति का और भारतीय राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का ध्वज उठा लिया। 18 फरवरी 1946 को मुंबई में तलवार नामक प्रशिक्षण जलयान के समस्त नौसैनिकों ने हड़ताल कर दी, जिसका समर्थन बम्बई बंदरगाह पर उपस्थित समस्त जलयानों के नौसैनिकों ने भी किया। अगले दिन इनकी संख्या 20,000 तक पहुंच गई। 20 फरवरी को यह हड़ताल अन्य बंदरगाहों तक फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप 21 फरवरी तक शाही भारतीय नौसेना भी इस हड़ताल में शामिल हो गई।
इन हड़ताली नौसैनिकों ने आज़ाद हिंद सेना के बिल्ले लगाए तथा समस्त जलयानों से यूनियन जैक के ध्वज उतारकर कांग्रेस और लीग के ध्वज फहरा दिए। जल सेना के इस विद्रोह को कांग्रेस का समर्थन छोड़कर समस्त जनता का समर्थन प्राप्त हुआ। इसके कारण 22 फरवरी को इस विद्रोह के समर्थन में मुंबई में अभूतपूर्व हड़ताल हुई, जिसमें 3 लाख श्रमिकों, छात्रों और मध्यम वर्ग के लोगों ने भाग लिया। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश शासन ने पूरी शक्ति के साथ अपना दमन चक्र चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप 5 दिन के लिए मुंबई शहर एक छोटे से युद्ध क्षेत्र में बदल गया। इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश शासन को सेना की सहायता लेना पड़ी, परंतु भारतीय सेना को सैनिकों ने अपने भाइयों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन ने अपनी गोरी सेना बुलाई, परंतु अंत में कांग्रेस और लीग के कुछ नेताओं द्वारा समझाए जाने पर यह मामला शांत हो गया। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि भारत को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसमें इन क्रांतिकारियों के योगदान को किसी भी प्रकार से भुलाया नहीं जा सकता है। धन्यवाद।